Hi everyone, welcome back to our channel Design Dunia. So in the previous video we had discussed about some of the applications of HSAB. Now by this video we are going to complete the applications of HSAB. Previous videos में हम six applications हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसके बाद 7, 8, 9 तीन एप्लीकेशन जो हम इस वाले वीडियो में करने वाले हैं. वो तीन एप्लीकेशन कौन कौन से उनमें से एक है वो मैंने राइट डाउन करके रखा हुआ है. 2 एप्लीकेशन है वो मैं और बताती हूँ. साथ ही इस वाले वीडियो में आपके जो एप्लीकेशन ऑफ HSAB है वो कंप्लीट हो जाएंगे. इसके बाद कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बचते हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको कराने वाली हूँ. ठीक है, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखें क्वालिटेटिव एनालिसिस. जो 7th एप्लीकेशन है वो क्या होता है, यहाँ से क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है. क्वालिटेटिव एनालिसिस होता क्या है, सबसे पहले देखिए मैं आपको यदि जनरल बताऊं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है. तो कोई भी देखिए केमिस्ट्री में कोई भी यदि आपको आयनिक सॉल्यूशन दिया गया है, कोई भी जो कंपाउंड्स का सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है या फिर कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट है. ये जो प्रोसेस होती है टू फाइंड आउट द कंपाउंड्स, टू फाइंड आउट द आयंस इन द सॉल्यूशन, वही क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है. ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं. अब यहाँ से देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ये HSAB का एप्लीकेशन कैसे है. ठीक है, HSAB में HSAB कैसे हेल्प करता है इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो चीज हमें यहाँ से देखनी है. तो सबसे पहले देखिए यहाँ से मैंने अगेन एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिया है, बिकॉज जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है. यहाँ पे आयंस में भी चेंज भी कर सकते हैं. तो ये वाला जो क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है कि हमारे पास में 2 आयंस है, एक तो है कॉपर आयन और दूसरा है कैडमियम आयन. ठीक है, एक हमारे पास में कॉपर आयन है, दूसरा हमारे पास में कौन सा Cu+2 है एंड दूसरा हमारे पास में कौन सा Cd+2 है. दोनों एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और इनका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है. ठीक है, कि कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, हमें यहाँ से ये चीज पता लगानी है. ठीक है, तो चलिए पता लगाते कैसे. तो क्वेश्चन है वो क्या हुआ है, यहाँ से एक्सप्लेन द आइसोलेशन ऑफ Cu+2 एंड Cd+2. दोनों को आइसोलेट भी करना है. ठीक है, दोनों को आइसोलेट भी करना है कि कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है यहाँ पे. Cu+2 and Cd+2 ions in qualitative analysis by HSAB concept. क्वालिटेटिव एनालिसिस में HSAB कॉन्सेप्ट से हम Cu+2 एंड Cd+2 का आइसोलेशन है वो कैसे करेंगे, वो चीज हमें यहाँ से एक्सप्लेन करनी है. तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या क्या है, Cu+2 भी है, Cd+2 भी है. आपको जो सॉल्यूशन गिवन है उसमें आपको KCN की प्रेजेंस में HGS गैस फ्लो करनी है. ठीक है, सॉरी H2S गैस फ्लो करनी है. ठीक है, करना क्या है, ये जो आयनिक सॉल्यूशन है प्लस में क्या होगा, KCN होगा एंड इसमें क्या फ्लो करना है, आपको H2S गैस फ्लो करनी है. तो यहाँ से देखिए कुछ इस टाइप के कंपाउंड्स हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है. सबसे पहले देखिए ये कंपाउंड्स बनेंगे टू आइसोलेट द Cu+2 एंड Cd+2 आयंस to flow H2S gas in the solution in the presence of KCN, then following reactions are occurs. ठीक है, ये जब हम प्रोसेस कराएंगे तो यहाँ से ये वाले जो रिएक्शंस है ये हमें ऑब्टेन होती हैं, यानी कि कौन कौन से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है. देखिए सबसे पहले यहाँ पे Cd+2 है, ये 4 CN निगेटिव के साथ में, CN निगेटिव ऑल्सो सॉफ्ट. अभी हम यहाँ पे हार्ड सॉफ्ट का नहीं लगा रहे कॉन्सेप्ट, चलिए बाद में बताती हूँ वो चीज. Cd+2 है, ये 4 CN के साथ में मिलके एंड यहाँ से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, दैट इज CdCN4 2-. ठीक है, CdCN4 2-. इन द सेम वे यहाँ से जो कॉपर आयन है, वो भी क्या करेगा, यहाँ से CuCN4 3- की फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, यहाँ से 3- बन रहा है, यहाँ से 2- बन रहा है. यहाँ पे जो कैडमियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है. बट यहाँ पे जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +1 हो गया. चीज समझ आ रही है. हमने आयन कौन सा लिया था, Cu+2 लिया था. सॉल्यूशन हमने किसका टेकन किया था, Cu+2 का लिया था. बट अभी यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है उसमें जो कॉपर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. ठीक है, कॉपर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया और वो +2 से +1 में आ गया. जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है, +2 से +1 में आता है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये कौन सी वाली होती है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है. सिंपल सी चीजें समझ पा रहे हैं, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है. और रिडक्शन किसमें हो गया, Cu+ में हो गया. Cu+2 का रिडक्शन है वो किसमें हो गया, Cu+1 में हो गया. तो सबसे पहली चीज तो यहाँ से ये होती है, और ये अपने आप आपने जानबूझ के नहीं किया, रिडक्शन हो गया है. ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, Cu+2 इज बॉर्डर लाइन एसिड. ठीक है, Cu+2 है वो क्या होता है, बॉर्डर लाइन एसिड होता है, हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता, ये बॉर्डर लाइन होता है. जबकि यदि हम बात करें Cu+ की तो वो क्या होता है, अगेन वही बात आ जाती है, हैवी ट्रांजिशन मेटल्स तो कौन से होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. Cu+ है वो सॉफ्ट होता है, Cu+2 है वो क्या होता है, बॉर्डर लाइन होता है.
and while Cd+2 is soft acid, but during the reaction Cu+2 does reduce in Cu+, that is soft acid. ठीक है, रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या हो रहा है, Cd+2 है वो भी सॉफ्ट था, ये सॉफ्ट था, साइनाइड है ये भी सॉफ्ट था, सॉफ्ट ने मिलकर यहाँ से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर ली। वहीं पे यदि हम बात करते हैं तो ये वाला जो Cu+2 है ये तो बॉर्डर लाइन होता है, लेकिन ये आफ्टर रिडक्शन कन्वर्ट किस में हो जाता है, Cu+1 में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ये क्या करता है, रिडक्शन करता है एंड Cu+1 में कन्वर्ट हो जाता है। Cu+1 है ये क्या होता है, अब ये सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है एंड ये रिडक्शन क्यों हुआ है, तो ये जो रिएक्शन है इसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या है, यानी कि होने का रीजन क्या है, वो चीज भी पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन ऑब्टेन हो रहा है। एक देखो यहाँ से बॉर्डर लाइन एंड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, एक सॉफ्ट एंड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, एक बॉर्डर लाइन एंड हार्ड का कॉम्बिनेशन, एक हार्ड एंड हार्ड का कॉम्बिनेशन है। कौन से दो कॉम्बिनेशन मोर स्टेबल होंगे, ऑब्वियसली बात है कि हार्ड एंड सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन से वही स्टेबल होंगे, बॉर्डर लाइन हार्ड बॉर्डर लाइन सॉफ्ट की कंपेयर में। ठीक है, इनकी कंपेयर में हार्ड एंड सॉफ्ट के जो कॉम्बिनेशन है वो स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई यहाँ से कॉपर का रिडक्शन हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, एंड फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद सॉफ्ट साइनाइड आयंस। और ऐसा क्यों हुआ है, टू फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद सॉफ्ट साइनाइड आयंस। मीनवाइल Cd+2 soft acid ion in the solution forms PPT by the combination with the sulfide ions, soft sulfide ions। देखिए अब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ना ये काफी इंपॉर्टेंट आता है। साथ ही में जो Cd+2 आयन है, ठीक है, अब ये जो Cd+2 आयन है जिसने पहले कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की है, अब ये जो Cd+2 आयन है ये क्या करेगा, यहाँ से ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है। पीपीटी क्या है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट है। ठीक है, अवक्षेप बनाता है, और किसका बनाता है, यहाँ से CdS का। ठीक है, कैडमियम सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बना लेगा, यानी कि जो हमने रिएक्शन का सॉल्यूशन लिया था उसमें जो बीकर है, बीकर के बॉटम पे आपको एक सॉलिड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, वो किसका होता है, कैडमियम सल्फाइड का होता है। और अभी बच गया कौन सॉल्यूशन में, देखिए कैडमियम सल्फाइड है, कुछ कैडमियम सल्फाइड है उसने तो क्या बना लिया, यहाँ से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर ली। कुछ Cu+2 था उसमें से भी, जिसने Cu+1 में जो रिड्यूस हुआ उतने ने तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर ली। बच गए जो Cu+2 आयंस, ठीक है, बच गए जो Cu+2 आयंस वो क्या करेंगे, वो बच गए जो Cd+2 आयंस वो क्या करेंगे, सल्फाइड आयन के साथ में मिलके प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेंगे। अब जो सॉल्यूशन में बचा वो क्या बचा, ओनली Cu+2 आयन बचा। तो इस टाइप से हम आइसोलेट कर सकते हैं कि ओनली Cu+2 आयन है वही सॉल्यूशन में बचता है। तो यहाँ से आप Cu+2 कितना है, Cu+2 का कंसंट्रेशन वगैरह सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। तो ये होता है HSAB का रोल इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो समझ आ गया ये क्या करता है, सिंपल सा देखिए, यहाँ से सॉफ्ट सल्फाइड आयन के साथ में सॉफ्ट सल्फाइड आयन के साथ में क्या कर रहा है, CdS की फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट जब रिएक्शन में फॉर्म हो गया तो सॉल्यूशन में दूसरा ही आयन बचेगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं। पॉइंट क्लियर है यहाँ से। तो ये था अबाउट द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ Cu+2 आयन एंड Cd+2 आयन। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें करना है एप्लीकेशन, वो हम करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स, यानी कि जो HX होते हैं अपने, उनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, यानी कि कौन सा ज्यादा जल्दी H पॉजिटिव रिलीज करता है, कौन सा थोड़ा लेट H पॉजिटिव रिलीज करता है। तो इनका जो बेस है कि क्यों ऐसा होता है, उस चीज को कौन एक्सप्लेन करता है, उस चीज को एक्सप्लेन करता है HSAB। और वही चीज हमें यहाँ से देखनी है। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब देखिए, अब तो इधर भी करना ही पड़ेगा। एक चीज आपको बताते हैं, प्लीज आप ना बालों पे कमेंट मत करना, क्योंकि इन दिनों 2-3 दिन से मुझे बहुत ज्यादा हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी माते ने रात में भर के मेरे सर में तेल लगाया, और ये वीडियो है ये मैं बिल्कुल मॉर्निंग टाइम में शूट कर रही हूँ। आपको पता नहीं कब तक मिलेगा, लेकिन ये वीडियो मैं बिल्कुल मॉर्निंग टाइम में शूट कर रही हूँ। अभी मैंने हेयर वॉश किया नहीं है, पता, इसीलिए ना मैंने आज साइड से नहीं एक मिनट था। स्टार्टिंग में ही यदि मैं आती हूँ तो मेरे बाल देखेंगे जो गंदे से बने हुए हैं। और यू नो ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो इसीलिए मैंने सीधा सामने खड़े होकर वीडियो स्टार्ट किया था। बट क्या करूँ यार, बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। ठीक है, देखिए यहाँ से नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, यहाँ से रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ
रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बाद में बना के आई तुम अच्छे से नहीं समझाऊंगी मैं बहुत अच्छे से, बट वो एक थोड़ा होता है ना कि जब हमारी पर्सनालिटी पे कहीं कुछ बात होती है तो वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट फॉर्चुनेटली अपने साथ वो सीन नहीं है। ठीक है, बिंदास रहते हैं, मस्त अपना कैसे भी दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हैलोजन एसिड्स है, हम पहले उनको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ से HF होता है, ठीक है, HF होता है, HCl होता है, HBr होता है एंड HI होता है। सभी को पता है इनके स्ट्रेंथ का ऑर्डर कि कौन सा ज्यादा जल्दी, इनकी एसिडिटी का ऑर्डर है वो सभी को पता है कि कौन सा जल्दी H पॉजिटिव रिमूव करता है, कौन सा लेट H पॉजिटिव रिमूव करता है, बट इसका रीजन क्या है वो चीज हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉमन चीज इनमें क्या है, H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव, इसको हटा देते हैं तो डिफरेंस अब वो कहाँ से आएगा, जो दूसरा एनायन है उसी से डिफरेंस आएगा, क्योंकि कैटायन है वो तो सभी का सेम है, तो कैटायन से तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो फिर डिफरेंस कहाँ से आएगा, एनायन से आएगा। तो हम इस बार क्या करते हैं, अकेले एनायंस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, एनायन कौन सा है, F निगेटिव है, Cl निगेटिव है, Br निगेटिव है एंड I निगेटिव है। अब हम चलते हैं इन एनायंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, हम इन एनायंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। I नेगेटिव, बिगर साइज, ठीक है, आयोडाइड बिगर साइज है, ठीक है, लार्जर साइज है, साथ में पॉलराइजेबल है, ठीक है, लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, सारे के सारे फैक्टर्स हैं ये किसकी तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स सॉफ्टनेस। ठीक है, टुवर्ड्स सॉफ्टनेस, तो ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। वहीं यदि हम बात करते हैं फ्लोराइड आयन की, ठीक है, फ्लोराइड आयन की, तो फ्लोराइड आयन वही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, स्मॉलर साइज है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है, नॉन पॉलराइजेबल है, तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो किधर लेके जा रही है, टुवर्ड्स हार्डनेस, टुवर्ड्स हार्डनेस। तो यहां से हम एक ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर ले सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस। हमें यहां से क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस देखना है, जो कि है हमारा हैलोजन आयंस का। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो हार्ड होता है वो कौन होता है, फ्लोराइड आयन होता है, उसके बाद क्लोराइड होता है, उसके बाद ब्रोमाइड एंड सबसे सॉफ्ट है, सबसे कम हार्ड या फिर हम बोल सकते हैं सॉफ्ट की कैटेगरी में कौन आ जाता है, अपना आयोडाइड आ जाता है। तो ये जो ऑर्डर हमने यहाँ से लिखा है, ये ऑर्डर किसका होता है, ये ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हैलोजन आयंस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हैलोजन आयंस हमने ये लिखा है। अब इसके बेसिस पे हमें बताना है अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें, अब हम चलते हैं H पॉजिटिव पे। H पॉजिटिव सभी में सेम है, ऐसा तो नहीं है ना कि HF में तो अलग H पॉजिटिव है और HBr में तो अलग H पॉजिटिव है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, सभी का H पॉजिटिव बिल्कुल सेम है। अब हम एक बार के लिए यहाँ से H पॉजिटिव की प्रॉपर्टीज को कंसिडर कर लेते हैं। H पॉजिटिव स्मॉलर साइज, ठीक है, स्मॉलर साइज, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड साथ में नॉन पॉलराइजेबल। अरे भाई हाइड्रोजन का तो साइज ही इतना सा होता है, कहां से पॉलराइजेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहां से देखिए हाइड्रोजन का स्मॉलर साइज है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है एंड साथ ही में नॉन पॉलराइजेबल है, साथ बेचारे के पास में इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, कहां से पॉलराइजेशन करेगा, नॉन पॉलराइजेबल है, यानी कि सारे की सारी कैटेगरीज किधर लेके जा रही है, टुवर्ड्स हार्डनेस, टुवर्ड्स हार्डनेस। छोटा समझ के इसे सॉफ्ट मत समझ लेना, हार्ड होता है ये, ठीक है, टुवर्ड्स हार्डनेस। अब हमें यहां से देखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ HF एसिड्स, यानी कि कौन सबसे ज्यादा हैलोजन एसिड्स, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें ये चीज देखनी है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जहां पे बॉन्ड है वो वीक होगा, क्यों, जो जितना जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वही क्या होता है, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो जल्दी H पॉजिटिव आयन कौन देगा, देखिए मैं अगेन कॉम्बिनेशन लिखती हूँ, एक है आपका हार्ड कॉम्बिनेशन, एक है आपका सॉफ्ट कॉम्बिनेशन। कौन सा जल्दी ब्रेक होने वाला है, दिस वन, सॉरी सॉफ्ट कॉम्बिनेशन, एंड एक है आपका सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन। कौन सा जल्दी ब्रेक होने वाला है, ऑब्वियसली दिस वन, बिकॉज ऑफ अनस्टेबल। ये दोनों क्या है, स्टेबल हैं। तो यहां से जहां पे अनस्टेबल है ना, जहां पे अनस्टेबल बॉन्ड है वही वाला सबसे जल्दी H पॉजिटिव देगा, और हम स्ट्रेंथ है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, अगेन मैं नीचे लिखती हूँ, फिर इसका जो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको देती हूँ। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ये सारे आपको रखने हैं। अगेन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए HF का यदि हम देखें तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हार्ड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, HF का कौन सा कॉम्बिनेशन है, हार्ड का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद यदि हम मूव करते हैं
Cl। ये जो बीच वाले हैं इनमें तो इंटरमीडिएट होता है, हमें एक साइड से ऑर्डर है वो पता होना चाहिए, उसके बाद हम बीच का फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में कौन है, HI है। HI तक आते हैं तो यहाँ से ये वाला हार्ड है और ये वाला सॉफ्ट है। ठीक है, ये वाला हार्ड है, ये वाला सॉफ्ट है। Cl है वो कौन सा होता है, बॉर्डर लाइन होता है, सभी को पता है। Cl है वो कौन सा होता है, बॉर्डर लाइन होता है। ब्रोमीन है वो भी क्या होता है, बॉर्डर लाइन बेस होते हैं। ठीक है, ये दोनों बॉर्डर लाइन बेस होते हैं। यहाँ से ये वाला हार्ड होता है, फ्लोरीन है वो हार्ड होता है, आयोडीन है वो क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है हार्ड एंड सॉफ्ट का, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है यहाँ पे कॉम्बिनेशन है हार्ड एंड हार्ड का, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है हार्ड एंड सॉफ्ट का। तो कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कॉम्बिनेशन अनस्टेबल है। अब जहां पे कॉम्बिनेशन अनस्टेबल है वो इजीली क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, जहां पे कॉम्बिनेशन अनस्टेबल है वो इजीली ब्रेक करेगा, और इजीली ब्रेक करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। और हमें यही तो चाहिए था, एट द एंड हमें यही तो चाहिए था कि कौन जल्दी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, और H पॉजिटिव आयन जल्दी प्रोड्यूस कौन करेगा, HI करेगा। और यही तो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स। ये चीज तो हमें ऑलरेडी पता थी, लेकिन हमें किससे एक्सप्लेन करना था, इन द टर्म्स ऑफ HSAB। अकॉर्डिंग टू HSAB हमें एक्सप्लेन करना था, जो कि हमने अच्छे से कर दिया। सो दिस इज द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ, दिस इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स। ठीक है, हैलोजन एसिड्स, ऐसे लिखूंगी तो आप हार्ड एसिड समझोगे। ठीक है, बहुत बहुत पंगे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम देख लेते हैं कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है इन थ्योरी। थ्योरी में आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब थ्योरी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसे मैं हटा देती हूँ। ये जो डिब्बे बनाए जाते हैं ना, ये डिब्बे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं तो सेम नोट सबके पास में होते हैं। क्लास में आपके फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स के पास में सेम नोट्स होते हैं, सेम टीचर ने उन्हें पढ़ाया होता है, बट फिर भी कोई एक स्टूडेंट है वो टॉप कर रहा होता है, कुछ है वो फेल भी हो रहे होते हैं, कुछ है वो फर्स्ट डिवीजन से पास भी हो रहे होते हैं। ये जो डिफरेंस है ये कहाँ से आता है, ये डिफरेंस आता है तुम जो एग्जाम में रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को, तुम जो एग्जाम में लिख रहे हो टॉपिक को, उस पर डिपेंड करता है। और वो डिपेंड कैसे करेगा कि तुम कितना इफेक्टिव वे में लिख पा रहे हो। ठीक है, यदि तुमने यहां से लिखना स्टार्ट किया, यदि तुमने यहां से लिखना स्टार्ट किया और पूरा नीचे तक आ गए, ना ही कहीं पे फुल स्टॉप है, ना ही कहीं पे कॉमा है, ना ही तुमने कहीं बीच में कोई लाइन खाली छोड़ी, कुछ भी नहीं किया, बस फटाफट लिख दिया, और तुमने डिट्टो वही चीज उतारी जो बुक में, मैं गारंटी करती हूँ एग्जाम में 0 नंबर देगा तुम्हें। ठीक है, 0 नंबर देगा यदि तुम ऐसा करते हो। ठीक है, जो लिखने का वे है, इफेक्टिव वे है, वो तुम्हारा होना चाहिए। और मैं बिल्कुल वैसे ही वे में तुम्हें लिख के बताती हूँ जैसा तुम्हें एग्जाम में लिखना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम्हें एग्जाम में लिखना चाहिए मैं बिल्कुल वैसे का वैसा बताती हूँ। इसीलिए बोलती हूँ जो स्क्रीनशॉट लेते हो, ठीक है, जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखे रखती हूँ, फटाक से स्क्रीनशॉट लिया करो एंड उसे लिख लिया करो। कितना टाइम लगता है, मैक्स टू मैक्स एक वीडियो में 2 या 3 ही स्क्रीनशॉट होते हैं। 2-3 स्क्रीनशॉट में लिखने में कितना टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। ठीक है, और नोट्स बना लो। ठीक है, कल एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, मैम आप बहुत लेट हो गए वीडियोस बनाने में, हमारे तो एग्जाम ही हो लिया, तो आपके बाद में कोई बच्चे नहीं आएंगे क्या? अभी से एजुकेशन बंद हो रहा है क्या? मतलब बस हम ही है लास्ट बैच, हमारे बाद में कोई आएगा नहीं? बोला तो सुब करा करो कम से कम। तो इस कोरोना ने वैसे ही वाट लगा के रख रखी है, फिर बोल रहे मैम आप वीडियो बनाने में लेट हो गई। और भी तो बच्चे आएंगे, ऐसा तो नहीं कि मैंने इस बार शुरू किया और मैं सारा का सारा सिलेबस इसी बार कंप्लीट कर दूंगी। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था जितना मेरे से हो सकेगा, बस मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करने का ट्राई कर रही हूँ आपकी एजुकेशन में। वो हो पाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो पाता है तो कोई नहीं, मैं ट्राई तो कर रही हूँ कम से कम। ठीक है, यदि 5 यूनिट में से आपकी 1 यूनिट भी हो गई, 1 यूनिट भी हो गई, तो दूसरी यूनिट तो खुद भी रगड़ फसड़ के खुद से कुछ कर ही लोगे ना, पास तो हो ही जाओगे। तो ये जो रसायन दुनिया चैनल है, ये बच्चों की लास्ट होप है, बच्चों की लास्ट होप है। ठीक है, एंड यदि मैं छोड़ दूं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड एमएससी प्रीवियस को, बीएससी फाइनल और एमएससी फाइनल ही बचती हैं, तो इनका मैंने थोड़ा बहुत कुछ करा भी दिया है कि बच्चा खुद को संभाल सकता है इतना करने के बाद। ठीक है, इतना यदि आप कर लेते हो जितना मैं यहाँ पे करा रही हूँ, तो फिर आप खुद को थोड़ा संभाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हमें क्या लिखना है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन की यदि हम बात करें तो यहां से क्या होगा, देखिए, इन द HF there is hard combination, there is hard combination of hard fluoride ion and hard H positive ion.
so that this is more stable compound and do not produce as positive easily, whereas in HI there is the combination of hard H positive and soft I negative, and according which is unstable according to HSAB. That's why breaks easily. And produce H positive ions, so that the order of relative strength of halogen acids is as follows. और अब तुम्हें ये वाला ऑर्डर है, ये लिख देना है यहाँ से, ठीक है। ये ऑर्डर है, ये तुम्हें लिख देना है। HF लेस एसिडिक, देन HCl, देन HBr एंड देन HCl, HI, ठीक है। और ये चीज बताने की नीड नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे क्लोरीन एंड ब्रोमीन है वो क्या होते हैं। क्लोरीन एंड ब्रोमीन है वो होते हैं बॉर्डर लाइन एनाइंस। वो क्या होता है, बॉर्डर लाइन एनाइंस होते हैं, ठीक है। उनमें सॉफ्ट हार्ड का कोई वो नहीं होता। तो ये क्या होगा, अगेन आपको इसके नीचे लिख देना है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स, या फिर आप लिख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स। आपको इतना सा लिखना होता है। अगेन देखिए, हिंदी में बता देती हूँ। HF एसिड की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हार्ड कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हार्ड कॉम्बिनेशन होता है फ्लोराइड आयन का, हार्ड फ्लोराइड आयन का एंड हार्ड H पॉजिटिव आयन का। इसलिए ये क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो आसानी से H पॉजिटिव आयन है वो प्रोड्यूस नहीं देता, ठीक है। आसानी से H पॉजिटिव आयन है वो नहीं देता। जबकि जो HI होता है उसमें सॉफ्ट एंड हार्ड का कॉम्बिनेशन होता है, सॉफ्ट I नेगेटिव, हार्ड H पॉजिटिव। तो इसलिए ये अकॉर्डिंग टू HSAB के अनुसार ये अनस्टेबल होता है और इसलिए आसानी से ब्रेक हो जाता है और H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या होता है, जो हैलोजन एसिड्स होते हैं, हैलोजन अम्ल जो होते हैं, उनकी आपेक्षिक सामर्थ्य का क्रम है वो निम्न प्रकार दिया जाता है, ठीक है। इतनी हिंदी काफी, स्क्रीनशॉट लेना है। देन मैं यहाँ से नेक्स्ट जो एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन ऑफ HSAB है वो एक्सप्लेन करती हूँ। दैट इज पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट, ठीक है। पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। मेटल कैटलिस्ट कौन से होते हैं जो हम यूज कर रहे थे, लाइक प्लेटिनम यूज कर रहे हैं, कोबाल्ट यूज कर रहे हैं, निकल यूज कर रहे हैं। ये जो कैटलिस्ट होते हैं इनकी पॉइजनिंग कैसे होती है वो चीज हमें देखना है, ठीक है। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें यहां से करना है, पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। ये जो मेटल कैटलिस्ट होते हैं उनकी पॉइजनिंग है वो क्या होती है। जहर खिला देंगे उनको, चलो खिलाते हैं, हम नहीं खिला सकते, ठीक है। जो मेरी कैटेगरी वाले इंसान होते हैं ना वही खिलाएंगे। तो हम उन्हें देखते हैं कि कौन है वो इंसान जो कि मेटल्स को जहर खिलाएंगे, मेटल्स की डेथ करेंगे। चलिए नेक्स्ट है 9th एप्लीकेशन, पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। सबसे पहले वही यहाँ से आज तक क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है,
पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट का वो हम एक बार के लिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से एक्चुअल में क्या होता है, थ्योरी क्या होती है, वो हम बाद में देखेंगे। तो मेटल कैटलिस्ट की फॉर्म में हम मोस्ट ऑफ क्या यूज कर रहे होते हैं, तो देखिए मेटल कैटलिस्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं, लाइक हमने पैलेडियम यूज किया है, हमने प्लेटिनम यूज किया है, या फिर हमने निकल यूज किया है, या फिर हमने रुथेनियम यूज किया है। यही कुछ मेटल्स हैं जिन्हें हम एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये कैटलिस्ट किसमें होती हैं, रिडक्शन में, ठीक है, रिडक्शन में होती है, ठीक है। रिडक्शन जब हम करा रहे होते हैं तो कैटलिस्ट की फॉर्म में ये वाली मेटल्स हैं, इनका यूज हम कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि ये वाले जो मेटल्स हैं इनका नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर होता है, ठीक है। ऑल आर सॉफ्ट मेटल्स। यदि हम निकल की बात करें तो निकल जीरो में क्या होता है, निकल जीरो पे बॉर्डर लाइन होता है, जीरो पे बॉर्डर लाइन होता है, +2 पे क्या होता है, हार्ड होता है, +2 पे सॉफ्ट होता है एंड +4 पे हार्ड होता है। इतनी चीज क्लियर है। देन यहाँ से देखिए सॉफ्ट, ये सारी की सारी मेटल्स हैं क्या होती हैं, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। अब सॉफ्ट मेटल्स हैं तो इनके पास में यदि बेसिस आ गए, बेसिस लाइक, बेस हमें कौन से लेने हैं, बेसिस लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, कार्बोनिल, अगेन मैंने कोबाल्ट नहीं लिखा, ये कार्बोनिल लिखा है, कार्बोनिल, ओलिफिन। ओलिफिन क्या होता है, ओलिफिन को देख के चक्कर में मत पड़ना, कोई बहुत नई चीज नहीं होती ओलिफिन। जो एल्कीन होता है ना उसी को ओलिफिन बोल रहे होते हैं, ठीक है, एल्कीन होता है उसी को हम ओलिफिन बोल रहे होते हैं। अब यहाँ से हमने बेसिस हैं वो लिए हैं कुछ इस टाइप के, सारे के सारे बेसिस हैं ये क्या होते हैं, सॉफ्ट बेसिस हैं, ठीक है। सारे के सारे बेसिस हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट बेसिस होते हैं। अब यदि ये वाली मेटल्स हैं ये कांटेक्ट में आती हैं इन सॉफ्ट बेसिस के, बिकॉज मेटल भी सॉफ्ट है और बेस भी सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट यदि कांटेक्ट में आते हैं तो यहां से ये क्या कर लेंगे, मेटल का जो सरफेस है, मेटालिक सरफेस है, वो क्या करेगा, यहां से सारे के सारे बेसिस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मेटालिक सरफेस है वो क्या करेगा, अब देखिए सेम संगति के इंसान दिख रहे हैं तो उनके साथ में फ्रेंडशिप तो होनी है। अब यहाँ से जो मेटालिक सरफेस है वो क्या करेगा, इन सारे के सारे बेसिस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ बेसिस ऑन मेटालिक सरफेस। और जब ऐसा होता है कि मेटालिक सरफेस पे ये जो बेस है इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन बन गया, सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन बन गया। अब यहाँ पे एक बार के लिए इनको छोड़ देते हैं, अब हम फिर से चलते हैं मेटल पे। मेटल का काम क्या होता है, मेटल का काम होता है रिडक्शन के लिए साइट प्रोवाइड कराना, ठीक है। मेटल का काम इतना ही होता है, यदि आप थोड़ा डिटेल में जाओगे रिडक्शन में तो रिडक्शन के लिए जो सरफेस प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है, मेटल कराता है, ठीक है। कोई भी जो कंपाउंड जिसका रिडक्शन होना होता है वो आके मेटल पे एब्जॉर्ब हो जाता है, देन हाइड्रोजन गैस है वो मेटल पे एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर वहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर है वो चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन अब इस बार क्या हो गया कि मेटल है उसने तो ऑलरेडी किसी और को एब्जॉर्ब कर रखा है, ठीक है। मेटल पे तो कोई ऑलरेडी कोई दूसरी जो बेसेस है उनका एब्जॉर्प्शन हो रखा है, यानी कि एक्टिव साइट्स तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक्टिव साइट्स तो नहीं है ना, सारी की सारी एक्टिव साइट्स वो तो ब्लॉक हो चुकी हैं, वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। तो अब क्या होगा, मेटल की जो सरफेस है वो तो क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई। और मेटल का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड द सरफेस फॉर रिडक्शन, यानी कि अब यहाँ से क्या हो गया, मेटल की पॉइजनिंग हो गई। अब ये मेटल किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब ये मेटल किसी भी काम का नहीं है, ये रिडक्शन में बिल्कुल भी कुछ भी अपना इंपैक्ट नहीं दिखाएगा, इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, जब एब्जॉर्प्शन ऑफ बेसिस हो जाता है तो यहां से क्या होगा, ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ मेटल इज ऑक्यूपाइड, ठीक है। सो दैट यहां से क्या हो गया, पॉइजनिंग ऑफ मेटल, now this metal can't used, this metal couldn't use। अब ये जो मेटल है ना ये किसी काम की नहीं है, ये कैटलिस्ट का बिल्कुल भी काम नहीं करेगी और ये रिडक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगी। तो चीज समझ आ गया क्या हो रहा है, पॉइजनिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहां से जो मेटल्स की सरफेस पे बेसिस का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो ये पॉइजनिंग करके उन मेटल्स को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। अब ये मेटल्स ही कोई काम की नहीं है, ठीक है। और एक बार हो गया तो सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन फिर आप नहीं छुड़ा सकते इसे। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं थ्योरी की फॉर्म में। आई होप आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आया होगा, और यदि आप एग्जाम में ऐसा लिख भी देते हैं तो आपका काफी सही माना जाता है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा भी लिखिए प्लस में थ्योरी भी लिखिए। अब मैं आपको बताती हूँ थ्योरी, इतना स्क्रीनशॉट एक बार के लिए ले लीजिए, देन मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया, अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी। थ्योरी में देखिए हमें क्या करना है, मेटल कैटलिस्ट
metal catalyst like palladium, platinum, ruthenium, etc. Metal catalyst like palladium, platinum, ruthenium, etc. in the presence of bases like phosphorus, arsenic, carbonyl, and olefins, etc. Thus degrade by poisoning. From bases. यानी कि जो मेटल्स हैं ये क्या करती हैं, खत्म हो जाती हैं किससे, जो बेसिस होते हैं उनकी पॉइजनिंग इफेक्ट से, बाय द पॉइजनिंग इफेक्ट फ्रॉम बेसिस। और ऐसा क्यों होता है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहां से देखते हैं। बिकॉज these metals are soft metals and the bases that we had taken are also soft bases, so that metallic surface absorb these bases to form soft combination, and according to HSAB, soft combination is stable. Soft combination is more stable. That's why all the active sites of metal are occupied. So now this metal couldn't use as catalyst. ठीक है, तो ये क्या था अपना पॉइजनिंग ऑफ मेटल्स। और इसी के साथ में एप्लीकेशंस ऑफ HSAB हैं वो कंप्लीट होते हैं। मेटल्स की पॉइजनिंग के साथ में एप्लीकेशंस ऑफ HSAB वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जो कि मैं आपको करा दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में, और आपको बहुत अच्छे से करना है। एंड आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।